जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 विच इज रिलेटेड टू न्यू टॉपिक IAS 36। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अच्छा, ये जरा केयरफुली जरा देखिएगा कि ये स्टैंडर्ड जो है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ये हमारा बेसिकली एसेट से रिलेट करता है। ये कोई नॉन करंट नहीं, नॉन करंट भी और करंट एसेट दोनों पर ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे इसका स्कोप, यानी कहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी दिस स्टैंडर्ड शैल नॉट बी एप्लीकेबल। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये चीजें पूछ सकते हैं आपसे। ये छोटी सी चीज, हालांकि ये स्टैंडर्ड्स के कैलकुलेशन या क्वेश्चन से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। शैल नॉट बी एप्लीकेबल, ये 3 स्टैंडर्ड्स पर एप्लीकेबल नहीं होता। नंबर 1, ये IS2 इन्वेंट्रीज पर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि इन्वेंट्री का अपना रूल है। इन्वेंट्रीज शैल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। नंबर 2, ये IFRS 15 में जो आप रिसीवेबल अमाउंट क्रिएट करते हैं, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ये उस पर भी अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर, it shall not be applied on investment properties, IAS 40। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ये इस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दूसरा स्टेप पे हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ डेफिनेशंस। इसमें बहुत ज्यादा डेफिनेशंस नहीं है, सिर्फ वो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे जो पहले नहीं पढ़ी हमने किसी स्टैंडर्ड में। मिसाल के तौर पे फेयर वैल्यू की डेफिनेशन हम IAS 16 में भी पढ़ चुके हैं, वो यहाँ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैरिंग अमाउंट क्या होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर जो मेन डेफिनेशंस हैं उसमें सबसे पहली डेफिनेशन है रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट, what is an recoverable amount? Excess of, higher of, बल्कि आप लिखिए higher of net realizable value, एसेट की एक NRV होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एंड वैल्यू इन यूज, VIU, इसको हम यूज करेंगे वैल्यू इन यूज। यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV और वैल्यू इन यूज, इनमें से जो हायर अमाउंट होगी दैट इज नॉन एज रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट। लेकिन जब भी कोई एसेट आप यूज कर रहे होते हैं उसकी दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो एसेट को उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ तक यूज करें या फिर उसको फौरन सेल कर दें। अगर आप उसको सेल करते हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा दिस इज नॉन एज नेट NRV। और अगर कोई एसेट आपका है और उसकी रिमेनिंग लाइफ 4 इयर्स है तो 4 ईयर में ये कितना कैश जनरेट करके आपको देगा, फ्यूचर बेनिफिट कितने जनरेट करके देगा, उसकी जो एस्टिमेशन है दैट इज नोन एज वैल्यू इन यूज। और हायर का कॉन्सेप्ट इसमें क्यों है, यकीनी बात है कंपनी कोई भी एसेट है उससे मैक्सिमम फायदा उठाने की कोशिश करती है। अगर तो वो ये समझती है कि इसको मजीद यूज करके इसमें ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है तो फिर वो हायर वैल्यू यूज लेगी। और अगर वो ये समझती है कि जी ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है कि इसको अभी सेल कर दिया जाए, उसको रिप्लेस कर दिया जाए विद न्यू एसेट, तो उस सूरत में NRV हायर हो जाएगी और वही मेरी रिकवरेबल अमाउंट होगी। दूसरी डेफिनेशन यहीं से हम लेंगे
नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये आपने पढ़ी भी हुई है IS2 में इन्वेंटरीज में. व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू? सेल्स वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. अगर एक एसेट उसको आप बेचते हैं, उससे कितने में सेल होगा और उसको सेल करने में कितना एक्सपेंस होगा. एक्सपेंस जब आप सेल प्राइस में से लेस करोगे तो दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट का वर्ड आता भी वहां पर है जहां पर कोई चीज डिडक्ट हो. ठीक है, मिसाल के तौर पे एक एसेट है, आप कहते हैं जी इस वक्त ये मैं 70,000 में सेल कर सकता हूँ, लेकिन फर्दर एस्टिमेट ये भी है कि इस पे 5,000 की मेरी कॉस्ट भी लगेगी इसको सेल करने पे, तो NRV विल बी 65,000. तीसरी डेफिनेशन इज द वैल्यू इन यूज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिसकी कैलकुलेशन भी हमने सीखनी है. वैल्यू इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश present value of future expected cash flows generated from its continuing use. कंटिन्यूइंग यूज, अगर कोई एसेट है और उसको आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो टिल इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, उससे जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जनरेट होगा, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको आप नाम दोगे वैल्यू इन यूज. ठीक है, ये तीन मेजर डेफिनेशंस हैं जो इस स्टैंडर्ड में हमारी यूज होंगी. अब इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट क्या कहता है जी? इसमें सबसे पहले जी जी सर सेकंड और थर्ड पॉइंट दोबारा समझा दीजिए, ये यहाँ पे इंटरप्शन हो गई थी नेट में. अच्छा जी, NRV और VIU. यस सर. ओके, देखिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है कि अगर कोई एसेट जो है आपके पास, अगर आप उसको सेल करते हैं राइट नाउ, इसको सेल करते हैं तो कितने में सेल होगा और उस पर कितनी मेरी कॉस्ट आएगी सेल करने की. जब इन दोनों को लेस करूंगा तो वो मेरी NRV होगी. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दे रहा था कि अगर एक एसेट है वो 70,000 में सेल हो सकता है, ये उसकी सेल्स वैल्यू है, लेकिन उस पर हमें सपोज कमीशन पे करनी है या कुछ एक्सपेंसेस इनकर करने हैं. जब तक ये एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो ये सेल नहीं हो सकता. उस पर 5,000 की हमें कमीशन पे करनी है. तो obviously NRV is the difference between two values, so NRV will become 65,000. अच्छा, अब दूसरी ऑप्शन वैल्यू इन यूज क्या है? अब एक एसेट है मेरे पास, उसकी इस वक्त रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है, रिमेनिंग लाइफ वो 5 years है. व्हाट इज वैल्यू इन यूज? वैल्यू इन यूज ये है कि अगर मैं इसको कंटिन्यूइंग यूज रखता हूं, इसको कंटिन्यूसली यूज करता हूं टिल द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, इन 5 years में वो कितना फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट करके देगा वो एसेट, और ये कैश फ्लो एक्सपेक्टेड होगा. इट्स नॉट एक्चुअल कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो. और इसको फिर ऑब्वियसली चूंकि फ्यूचर कैश फ्लो है, इसको आप डिस्काउंट करोगे, यानी डिस्काउंटिंग करेंगे और डिस्काउंट करके इसको प्रेजेंट वैल्यू पर लाएंगे. जब ये प्रेजेंट वैल्यू पर आ जाएगा उस वक्त हम इसको नाम देंगे वैल्यू इन यूज.
तो डेफिनेशन में भी देखें तो वैल्यू इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज जनरेटेड फ्रॉम इट्स कंटिन्यूइंग यूज का यहाँ मतलब ये है जितनी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसको अगर हम यूज करते हैं उसको पूरी लाइफ तक, तो वो कितना कैश जनरेट करके देगा, उसको हम वैल्यू इन यूज का नाम देंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 डेफिनेशन है, ये छोटी छोटी सी जो मैंने आपसे डिस्कस की, बाकी वही डेफिनेशन है जो पहले भी पढ़ते आए। अच्छा, अब इंपेयरमेंट होती क्या है और ये कैसे लगाई जाती है? ठीक है, आपने स्टैंडर्ड ये कहता है कि एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, हर साल के एंड पर, यानी जिस वक्त अगर वो नॉन करंट एसेट है, आप उसकी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, या अगर करंट एसेट है तो फिर तो डेप्रिसिएट नहीं होता, अदर देन दोज व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड कि इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपने करना क्या है कि आपने रिव्यू करना है। रिव्यू किसके बारे में रिव्यू करना है कि इज एनी कंडीशन या एनी इंफॉर्मेशन और इंडिकेशन arose during the year which might impair the asset। ये मैंने might का वर्ड यूज किया, इसका मतलब हर किसी ये ना लीजिएगा कि एसेट इंपेयर हो गया है, ये कंडीशन अराइज हो रही है। might which might indicate that asset is impaired, that asset is impaired। अच्छा, अब यहाँ पर इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, मैंने ये लिखा है कि आपने रिव्यू करना है और देखना ये है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी इंडिकेशन साल के दौरान तो अराइज नहीं हुई जो कि शायद ये हमें इंडिकेट कर रही हो कि एसेट हो सकता है कि इम्पेयर हो रहा है। ठीक है, एसेट में बी इम्पेयर्ड। मसलन अब ये जो इंफॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड इसको फर्दर कहता है कि दीज इंफॉर्मेशन माइट कम from internal sources, internal information, and these might arise from external information, external source। ठीक है, अब मैं दोनों की एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि व्हाट इज एन इंटरनल सोर्स एंड व्हाट इज एन एक्सटर्नल सोर्स। देखिए, हमारा ईयर एंड जो है सपोज 1 जनवरी 17 से लेकर हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो 31 दिसंबर 2017 है। On 30th May 2015, 2017, a truck, ये पास पेपर में भी आया हुआ है, hits the plant। एक ट्रक जो है वो प्लांट को हिट हो गया, जिसकी वजह से प्लांट ने, ये मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख रहा हूं, प्लांट ने स्टॉपेज हो गई वर्क की, यानी प्लांट जो है वो स्टॉप हो गया। और उसके बाद आपने प्लांट को रिपेयर किया और प्लांट राइट नाउ is in operation with effect from 30th June 17। आपका ये इन ऑपरेशन आ गया। अब इस वक्त वो इन ऑपरेशन है, यानी 31 दिसंबर 2017 की जब डेट आएगी, ईयर एंड आएगा, तो अब आपने देखना है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं आ रही जो आपको ये इंडिकेट कर रही है कि शायद एसेट इंपेयर हो सकता है। तो ये इंडिकेशन आपको एक नजर आ रही है कि इसी साल के दौरान एक ट्रक ने हमारे प्लांट को हिट किया था, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो उसने काम करना छोड़ दिया था, और उसके बाद आपने उसको रिपेयर किया और अब इस वक्त वो ऑपरेशनल है। ये इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इंफॉर्मेशन। इसका हर किसी ये मीनिंग ना लीजिएगा कि एसेट इंपेयर हो गया है। ये सिर्फ मैंने बताया कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि चेक करो कि शायद एसेट इंपेयर हो रहा हो। तो याद रखिएगा कि अब यहाँ पर आपने लाजमन इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है।
लाजमन इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना। जहां इंडिकेशन आएगी इंपेयरमेंट टेस्ट लगाओगे। अगर आप देखते हो कोई इंटरनल या कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने की। और टेस्ट क्या है वो आगे जाके मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अभी मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरफ आ रहा हूँ। इसी तरह एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन तो बेशुमार है, ठीक है, जिसमें एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके जो प्लांट है, हम उसमें एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहा है पॉट A17 के नाम से, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब रिसेंटली आपको इंफॉर्मेशन आती है, यानी ड्यूरिंग द ईयर आपको इंफॉर्मेशन है, अ न्यू प्रोडक्ट वाज इज येट टू बी लॉन्च्ड। न्यू प्रोडक्ट जो है इज येट टू बी लॉन्च बाय कंपेटिटर, लॉन्च बाय कंपेटिटर। एक नई प्रोडक्ट आ रही है और हमारी इंफॉर्मेशन आई है एक्सटर्नल सोर्स से, कि इंफॉर्मेशन आई है कि कंपेटिटर एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में ला रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या मतलब क्या एसेट इंपेयर हो सकता है? पहले तो आगे चलिएगा, ये जो मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, ये आपकी बेसिकली ऐसी प्रोडक्ट है जो कि टेक्नोलॉजिकली बेटर प्रोडक्ट है देन आवर प्रोडक्ट। देखिए, जब भी कोई टेक्नोलॉजिकली बेटर प्रोडक्ट आती है, यानी वो पिछली एज की टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करती है, तो नेचुरली उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की डिक्लाइन हो जाती है। अगर ये इंडिकेशन आ रही है, तो इससे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फ्यूचर में A17 की डिमांड डिक्लाइन हो जाए, और डिमांड डिक्लाइन होने की वजह से जो वैल्यू इन यूज है वो मेरी कम हो जाए, ठीक है। और वैल्यू इन यूज कम होने से इंपेयरमेंट हो सकती है। मैंने अब भी यही कहा है, इंपेयरमेंट हुई नहीं है, लेकिन ये इंडिकेशन है। दिस वन इज इंटरनल इंडिकेशन, एंड वन एग्जांपल आई हैव कोटेड फॉर एक्सटर्नल information. Whether there is an internal information or external information, or in a combination of those information, then फिर standard ये कहता है कि we must test the asset for impairment। अगर किसी किस्म का कोई भी आपका ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंटरनल सोर्स से आई है या एक्सटर्नल सोर्स से आई है, अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, तो ईयर एंड पर आपको टेस्ट लगाना जरूरी है, ये चेक करने के लिए कि एसेट इंपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। हो सकता है एसेट इंपेयर ना हो रहा हो, ठीक है, लेकिन टेस्ट लगाना जरूरी है। अलबत्ता ये जो नीचे अब मैं रेड कलर में लिख रहा हूं कि टू एसेट्स ऐसे हैं, टू फॉलोइंग एसेट्स on which test must be applied, irrespective of information। ये दो एसेट्स ऐसे हैं जिसमें इस चीज के कतई नजर कि कोई इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, इस पर टेस्ट लगाना जरूरी है। और इसमें दो एसेट कौन से हैं? नंबर वन, इंटेंजिबल एसेट, not yet available for use, not yet available for use। ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो अभी तक हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। फॉर एग्जांपल, इसकी बेहतरीन एग्जांपल डेवलपमेंट कॉस्ट है। डेवलपमेंट कॉस्ट, अब ये इंटेंजिबल एसेट तो आप जाकर पढ़ोगे FR2 में, लेकिन यहाँ सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है। अगर आपका कोई भी डेवलपमेंट कॉस्ट है,
डेवलपमेंट कॉस्ट, उसको आपने लाजमन टेस्ट लगाना है, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। नंबर 2, इंटेंजिबल एसेट हैविंग indefinite useful life. Indefinite useful life. अगर कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ इनडेफिनेट है, इन अदर वर्ड्स इनडेफिनेट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए वो हमें बेनिफिट देगा। इनडेफिनेट का हम मीनिंग लेते हैं ऐसा एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ को डिटरमिन ना किया जा सके। लेकिन यहाँ पर टेंजिबल की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ इनटेंजिबल एसेट की बात हो रही है। और इसमें कौन सा माइंड में आता है? दैट इज गुडविल। गुडविल एक उन इंटेंजिबल एसेट्स में शामिल है जिसकी यूजफुल लाइफ को आप डिटरमिन नहीं कर सकते, ये आपकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ रखता है। अब ये जितना हिस्सा मैंने आपके सामने डिस्कस किया, इस सबको अगर मैं सम अप करूं, ये सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, जब भी आपका साल खत्म होता है, कंपनीज जो हैं वो ये देखती हैं कि आपकी कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन किसी एसेट के बारे में तो नहीं आ रही। अगर किसी एसेट के बारे में इंटरनल या एक्सटर्नल या कॉम्बिनेशन में कोई इंफॉर्मेशन आ रही हो, उस एसेट पर टेस्ट लगाना जरूरी है। लेकिन 2 एसेट ऐसे भी हमने डिस्कस किए हैं जिसके इंफॉर्मेशन नहीं भी है, तब भी मैं उस पर टेस्ट लगाऊंगा। तो लिहाजा यहाँ इंफॉर्मेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। इन 2 एसेट्स पर इस पर टेस्ट लगाना जरूरी है। ठीक है, अब वो टेस्ट क्या है वो अगली स्लाइड पे मैं आता हूँ। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज पूछिएगा। एक्सक्यूज मी सर, ये एक्चुअली क्लास स्टार्ट का मैसेज ग्रुप में नहीं आया तो मुझे पता नहीं चला था, मैंने लेट ज्वाइन किया। तो ये जो फर्स्ट 3 डेफिनेशंस आपने बताई हैं मेरे मिस हो गई हैं, ये आप बता दें। अच्छा, चले मैं दोबारा बता देता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने मैसेज कर दिया था टाइमली। इट्स ओके, तो फिर देख ले, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मसला नहीं। ये 3 डेफिनेशंस हमने डिस्कस की। फर्स्ट इज द रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है जी, रिकवरेबल अमाउंट। व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? इसको हम डिफाइन करते हैं हायर ऑफ एनआरवी एंड यूज। मैंने अभी आपको एक चीज समझाई। अगर सपोज आपके पास एक एसेट है, इस वक्त कोई भी एसेट ले, चले मैं ले लेता हूँ जी, इस वक्त वो प्लांट है, मेरे पास एक एसेट है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 कि इस प्लांट को मैं यूज करूं टिल रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं एसेट को सेल कर दूं, सेल द एसेट। ठीक है जी, यानी सेल द एसेट, एसेट को सेल कर देना। अब एज अ मैनेजर, सपोज यू आर द मैनेजर, और आपसे मैं कहता हूं जी कि आप इन दोनों में से एक डिसीजन लें, तो नेचुरली आप वो डिसीजन लेंगे जो कंपनी के लिए बेहतर है। यानी अगर आप ये समझते हैं कि इस वक्त सेल कर देना एसेट ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप इसको लोगे। अगर आप ये फील करते हो कि नहीं, एसेट को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ तक यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, तो आपको करेंगे। इस वजह से अगर मैं एसेट को सेल कर देता हूँ फौरन, तो वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो एनआरवी है। और अगर मैं एसेट को यूज करता हूँ टिल यूजफुल लाइफ, वहां से जो जनरेट होगा वो वैल्यू इन यूज है। तो लिहाजा इसलिए इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वही मेरी रिकवरेबल अमाउंट है। ठीक है। दूसरा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये असल में तीनों एक से ही लिंक करती हैं। एनआरवी, एनआरवी क्या है? अभी मैंने लिखा भी है आपके सामने, सेल द एसेट। सपोज अगर एक एसेट में सेल करता हूं, मैंने ये एग्जांपल भी ली थी कि उसको सेल कर रहा हूं मैं 70,000 पर, लेकिन उस पर 5,000 की मुझे कमीशन भी पे करनी है। इट मींस मुझे कितनी अमाउंट मिलेगी नेट? दैट इज 65,000 एंड दिस इज नोन एज एनआरवी। एंड व्हाट इज इन वैल्यू इन यूज? इसकी डेफिनेशन देखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू of future expected cash flows generated from its continuing use। यानी अगर एक एसेट ऐसा है जिसको आप कंटिन्यू यूज कर रहे हैं,
कंटिन्यू यूज कर मीनिंग मैंने बताया टिल रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, यानी जितनी लाइफ है अगर मैं उसको यूज करता हूँ उससे जो वो कैश फ्लो जनरेट करके देगा उसको जब मैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, दिस इज नॉन एज वैल्यू इन यूज। ये अभी अगली स्लाइड पे हम सारी कैलकुलेशन सीखेंगे। देखिए यहाँ पर एसेट है, रिमेनिंग लाइफ है उसकी 5 इयर्स, कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है, यानी मैंने ये अंदाजा लगाना है कि 5 इयर्स में कितना कैश फ्लो मैं जनरेट कर सकता हूँ, और जितना कैश फ्लो जनरेट करूंगा चूंकि ये फ्यूचर कैश फ्लो है, दिस वन इज अ फ्यूचर कैश फ्लो, मुझे इसको डिस्काउंट करना है प्रेजेंट वैल्यू पे। व्हेन आई विल डिस्काउंट इट एट द प्रेजेंट वैल्यू इट बिकम्स अ वैल्यू इन यूज। ठीक है, सो एनी मोर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने लास्ट 2 पॉइंट्स बताए हैं जिसमें मतलब हमने टेस्ट अप्लाई नहीं करना, तो इसके पीछे कोई लॉजिक है और वी हैव टू मेमोराइज इट एज इट इज? जी बिल्कुल लॉजिक है इसके पीछे। उसकी वजह ये है कि ये ऐसे एसेट्स हैं जो कि जिसको कह सकते हैं मैं कि अनप्रेडिक्टेबल, ये किसी वक्त भी, मसलन गुडविल की मैं एग्जांपल सिंपल से देता हूँ। गुडविल क्या होती है? रेप्यूटेशन। ठीक है, मैं अक्सर बच्चों को क्लास में कहता होता था कि मेरे एक टीचर थे, वो अक्सर कहते होते थे कि देखो जिस वक्त आपने कोई इज्जत हासिल करनी है उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जिल्लत एक लम्हे में आती है। सेम बिजनेस के अंदर भी याद रखिएगा, गुडविल इज अ रेप्यूटेशन। उस रेप्यूटेशन को बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन रेप्यूटेशन लॉस्ट एक सेकंड में होती है, यानी एक तरह से, इसलिए हम इसको अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। इसलिए इसको टेस्ट लगाना लाजमन है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुडविल इंपेयर हो रही हो। सेम द केस ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। असल में डेवलपमेंट कॉस्ट अभी आप पढ़ेंगे F2 से, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। कुछ इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे होते हैं जो रिसर्च करके आप डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आजकल एक इशू आपको पता है चल रहा है कोविड-19 का। अब यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च हो रही है कि कोई ऐसी वैक्सीन या ऐसी कोई मेडिसिन हम बना लें जिसको हम डेवलप कर सकें और लोगों को ट्रीटमेंट दे सकें। ठीक है, लेकिन अभी तक हम रिसर्च फेज में हैं। इससे अगली स्टेज होती है डेवलपमेंट फेज, यानी वंस रिसर्च विल सक्सेसफुल। ठीक है, अब जैसे ही रिसर्च सक्सेसफुल होगी फिर डेवलपमेंट फेज की तरफ आएंगे कि प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है। अब यहाँ पर रिस्क क्या होता है आपके पास कि डेवलपमेंट भी किसी वक्त फेल हो सकती है। ठीक है, हो सकता है अब जैसे अभी आज रात को मैं देख रहा था, आपने भी देखा होगा कि इंग्लैंड के अंदर आज से उन्होंने शुरू कर दिए होंगे टेस्टिंग, एक वैक्सीन पर टेस्टिंग शुरू कर। अभी तो टेस्टिंग फेज है, डेवलपमेंट फेज है। हो सकता है वो सक्सेसफुल हो सकता है वो सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि इन दो एसेट्स में अनसर्टेनिटी बहुत होती है। इस वजह से हमें इस पर इंफॉर्मेशन की बजाय डायरेक्टली इंपेयरमेंट टेस्ट लगा देना जरूरी होता है। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन? अगली स्लाइड पे बढ़े। एक्सक्यूज मी सर, ये इम्पेयरमेंट का बेसिक मीनिंग क्या है? इम्पेयरमेंट का मतलब है किसी एसेट की वैल्यू का गिर जाना, डिक्लाइन हो जाना। ठीक है, एक तो होती है ना डेप्रिसिएशन करते हो तब भी तो एसेट की वैल्यू कम होती है ना, ये उससे भी ज्यादा गिरती है। मिसाल के तौर पे एक एसेट की वैल्यू एकदम मार्केट में गिर जाएगी, क्योंकि एसेट की जो वैल्यू होती है वो बेस कर रही होती है बेनिफिट्स पर। तो उसके अगर फ्यूचर बेनिफिट जो है वो आपके कम हो जाएंगे तो फायदा कोई नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दूं, हमने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है डेफिनेटली, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, प्रूडेंस में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि द एसेट, मैं सिंपल इतनी सी लाइन लिखूंगा, मैं सारा नहीं लिख रहा, एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। कि एसेट हमारा ओवरस्टेट नहीं होना चाहिए। यानी मतलब क्या है कि ये ना हो कि एसेट की वैल्यू कम हो जाए, रिकवरेबल अमाउंट जिसको कहते हैं, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाए और एसेट की वैल्यू ज्यादा हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पर एसेट इंपेयर हो रहा है। ठीक है, और इंपेयरमेंट का सिंपल मीनिंग हम ये लेते हैं कि वैल्यू का गिर जाना, किसी एसेट की वैल्यू का डिक्लाइन हो जाना। ठीक है, लीजिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ भी मूव करता हूँ। क्वेश्चन है तो बेशक कर लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन मैं नेक्स्ट स्लाइड भी आपसे शुरू करता हूँ। जी, ये मूव करते हैं। अब इससे आगे आएंगे टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट। अब इंपेयरमेंट का टेस्ट क्या है?
मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको लिख रहा हूं, ठीक है, और साथ साथ वो स्टेटमेंट बोलूंगा जो स्टैंडर्ड में उसने एक्सप्लेन की है। वो लिखते हैं व्हेन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन इट्स recoverable amount, recoverable amount, the asset is said to be impaired. The difference is known, you can say the difference is known, difference is impairment, and this is basically known as impairment loss. ये हमारा impairment loss है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्लांट है, उसकी कॉस्ट जो है वो 600 मिलियन है। आपने 600 मिलियन में उस प्लांट को बाय किया था और अब तक ये डेप्रिसिएट हो चुका है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी 250 हो चुकी है। यानी इसका मतलब है कि उसकी कैरिंग वैल्यू जो है, कैरिंग वैल्यू वो 350 है, ठीक है जी। अब ये तो कैरिंग वैल्यू है। अब मैं इसकी रिकवरेबल अमाउंट मेजर करूंगा। अभी तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अभी हम डिस्कस करेंगे कि रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालनी है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं। अब रिकवरेबल अमाउंट आप बाकायदा कैलकुलेट करते हो, रिकवरेबल अमाउंट। जब हमने रिकवरेबल अमाउंट ली तो रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 325। अब देखिए, अगर मैं एसेट को 350 पर रिकॉर्ड करता हूं, जो कि हुआ है, जबकि हमने कैलकुलेट किया उसके रिकवरेबल अमाउंट जो है वो आपकी 325 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उस सूरत में एसेट की कैरिंग वैल्यू ज्यादा होने की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज नोन एज इम्पेयरमेंट लॉस। यानी इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं कि एसेट वाज ओवर स्टेटेड, कि एसेट जो है वो मेरा ओवर स्टेट हो रहा है। तो जब एसेट ओवर स्टेट हो रहा है तो फिर मुझे इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये पहला हिस्सा आ गया। अब मैं अगर इस एग्जांपल को एक और तरीके से भी लूं, सेकंड एग्जांपल, ठीक है जी। मैं सेम यही लेता हूं कि कॉस्ट जो है वो आपकी 600 मिलियन है और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 250 मिलियन, और 350 आ गए आपकी कैरिंग वैल्यू, जिस तरह हमने पहले भी कैलकुलेट की, दिस इज नॉन एज कैरिंग वैल्यू। अच्छा, अब मैं रिकवरेबल अमाउंट लेता हूं। नाउ द रिकवरेबल अमाउंट is 380 million, 380 million. Now you can see, अगर मैं टेस्ट लगाता हूं, carrying amount of asset is less than 380. स्टैंडर्ड ये कहता है कि when the carrying amount of asset is greater than its recoverable amount, there is impairment loss. But on the other hand, if the carrying amount of asset is less than its recoverable amount, there is no impairment loss. You will never say there is impairment gain. गेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इम्पेयरमेंट का मतलब ही लॉस है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ जीरो करोगे। और अब यहाँ प्रूडेंस प्रॉपर्ली अप्लाई करके देखो, खुद समझ में आना चाहिए। प्रूडेंस हमें क्या कहता है कि एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। पहली एग्जांपल में आप देखिएगा, एसेट 350 का था, ठीक है, और जबकि रिकवरेबल अमाउंट 325 है। इसको अगर कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं एसेट वाज ओवरस्टेटेड। जब एसेट ओवरस्टेट है, एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, हमें इसको डेफिनेटली लॉस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ताकि एसेट की वैल्यू 350 से मूव करके 325 पर आ जाए, ये ओवरस्टेट ना हो। लेकिन इस कंडीशन में एसेट की वैल्यू 350 है, रिकवरेबल अमाउंट 380 है, एसेट वाज नॉट ओवरस्टेटेड, ओवरस्टेटेड, ठीक है। ये एसेट वाज नॉट ओवरस्टेटेड। इन अदर वर्ड्स, the asset was understated, और अंडरस्टेटेड की सूरत में किसी किस्म का कोई लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होता, इसलिए इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा।
तो सिंपल यहाँ ये याद रखना है, इम्पेयरमेंट लॉस जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपकी उसी वक्त इम्पेयरमेंट होगी जब कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो। ओके, दूसरा स्टेप, अब व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? ठीक है, हायर ऑफ, ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, हायर ऑफ two values. First is NRV, ये पहले चूंकि हम लिख चुके हैं इसलिए मैं एब्रिविएशन यूज करूंगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज। अब यहां तक अगर मैं देखें तो मेरा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी चीज पर आता है। हमें बेसिकली करना क्या होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है कैरिंग अमाउंट। अगर गिवन है तो फाइन, नहीं गिवन तो फिर मैं डेप्रिसिएशन बकायदा रिकॉर्ड करूंगा और जो भी कैलकुलेशन दी है उसके थ्रू मैं रिपोर्टिंग डेट तक कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, विच इज वेरी इजी। अब नंबर 2 मैंने रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है, लेकिन उसके लिए हायर ऑफ 2 वैल्यूज है, तो नंबर 2 में एनआरवी निकालूंगा एंड इट इज द मोस्ट इजीएस्ट, यानी इसको कहीं कैलकुलेट करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, ये मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होती है। सिर्फ इतनी सी मुझे काम करना होता है कि मुझे लेस कर देनी वो अमाउंट जो कि इस पर मुझे इनकर करनी पड़ रही है सेल करते वक्त। तीसरी कैलकुलेशन वैल्यू इन यूज, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होती है, वैल्यू इन यूज। जब मैं ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लूंगा तो पहले स्टेप पे मैं एनआरवी को कंपेयर करूंगा वैल्यू इन यूज से। इनमें से जो हायर अमाउंट होगी, दिस वन इज नॉन एज रिकवरेबल अमाउंट, एंड देन आई विल कंपेयर द कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट, एंड if and only if the carrying value of asset is greater than its recoverable amount, this difference will be known as impairment loss. इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस को कहाँ लेके जाएंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो सेपरेट चीज है। जरा यहाँ पहले मैं इस चीज को आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि टेस्ट ऑफ इम्पेयरमेंट किस तरह लगाया जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है वो जरा डिस्कस करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज। डेफिनेशन को माइंड में रखना है, जो डेफिनेशन कह रहा है बस वही वैल्यू इन यूज है, और डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज जनरेटेड फ्रॉम इट्स कंटिन्यूइंग और रेगुलर यूज, यानी उसके जो अगर मैं उस एसेट को मजीद कंटिन्यू करता हूँ टिल इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, उस पर जो मेरी फ्यूचर बेनिफिट्स होगा उसको जब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, दिस इज नोन एज वैल्यू इन यूज। अब यहाँ दो सिचुएशन हमारी आ सकती हैं। फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन द फ्यूचर कैश फ्लोज आर इक्वल, when equal cash flows are given in a question, ये पहली सिचुएशन। अच्छा, मेरा पहला सेशन एंड होने वाला है तो प्लीज जरा माइंड में रखिएगा कि जो सेकंड सेशन स्टार्ट होगा उसमें 5 मिनट्स की आज जरा ब्रेक होगी, थोड़ा सा इशू था इस वजह से, तो 5 मिनट्स के बाद फिर आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब इसमें हम छोटी सी एक एग्जांपल भी बना लेते हैं इसको फर्दर समझने के लिए। ठीक है जी, अभी मैं सिर्फ वैल्यू यूज कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी प्लांट